इस एडवेंचर से भरी कहानी की शुरुआत होती है फेड्रा नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो कि लोगों का बड़ी आसानी से भविष्य देख सकती थी कि आगे क्या होने वाला है। फेड्रा तो अब अचानक से इसी तरीके से एक भविष्य देख रही होती है जहां पर एक राजा जिसका नाम हिपेरियन था वो टाइटन्स को जगा देता है। दरअसल राजा हिपेरियन पूरी ह्यूमैनिटी पर राज करना चाहता था और गॉड्स को नीचा दिखाना चाहता था, इसीलिए उसने सालों से सो रहे टाइटन्स जो कि चट्टानों के अंदर मौजूद थे उन्हें जगा दिया होता है। और अब वो सारे टाइटन्स जो साइज में काफी ज्यादा बड़े और खतरनाक हैं, वो इंसानी प्रजाति पर हमला करने लगे थे। फेड्रा ने इतना बुरा भविष्य कभी नहीं देखा था और इससे तो वो भी डर जाती है। ये पूरी सच्चाई कई सालों पहले की गई होती है जब पृथ्वी पर इंसान नहीं रहा करते थे। उस समय सिर्फ गॉड्स के कुछ कम्युनिटी वाले होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने गॉड के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दी। अब हेवन में जब भी लड़ाई हो रही थी तो जो गॉड्स पावरफुल थे वो ये जंग जीत जाते हैं। उन्हें एक बहुत ही ऊंची उपाधि दे दी गई और हेवन में ही रखा गया, लेकिन जो बुराई का साथ देते थे उन्हें पृथ्वी की जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। उनका नाम टाइटन्स था, जिन्हें हमेशा के लिए अंदर कैद रहने की सजा सुनाई गई। ये खतरनाक टाइटन्स भविष्य में आजाद हो जाएंगे, इसी का फेड्रा ने भविष्यवाणी की होती है। अब हमें यहाँ एक बहुत ही बड़े किंगडम में राजा हिपेरियन दिखाए जा रहे थे जो गॉड को बहुत मानते थे। उनका विश्वास ईश्वर और हेवन पर बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हिपेरियन की पूरी फैमिली किसी बीमारी से ग्रस्त हो चुकी थी। उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं निकाल पा रहा था, इसीलिए अब सारी चीजें ट्राई करने के बाद राजा हिपेरियन गॉड और ईश्वर से मदद मांगते हैं। बट अफसोस की बात ये थी कि ईश्वर इस तरीके से सभी को दर्शन नहीं देते। धीरे धीरे समय बीतता गया और हिपेरियन की वो पूरी फैमिली जो बीमार थी वो मारी गई। हिपेरियन पूरी तरीके से टूट चुका था और उनका तो अब ईश्वर से भरोसा एकदम खत्म हो चुका होता है। यहाँ तक कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गया हेवन और ईश्वर के ऊपर कि वो होते ही नहीं और एक तरीके से सिर्फ भरोसे का नाटक कर रहे हैं। हिपेरियन चाहता था कि वो ईश्वर के लोगों से बदला ले अपने फैमिली मेंबर्स के मरने का। तो उस समय यही सारी कथाएं बहुत ज्यादा प्रचलित थी कि पहाड़ों के नीचे टाइटन्स को दबा कर रखा गया है और ये टाइटन ईश्वर और हेवन के अगेंस्ट लड़ते थे। यही रीजन होता है कि राजा हिपेरियन अब चाहते थे कि इन टाइटन्स को वो आजाद करें और वापस जिंदा करके अपने लिए यूज करें। कई साल पहले एक बो हुआ करती थी जिसके अंदर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और इसी बो की पावर की मदद से उन टाइटन्स को वापस जिंदा किया जा सकता था। यानी अब राजा हिपेरियन उसी बो की तलाश में है जिससे वो लेकर उन टाइटन्स को जिंदा करे और अपने मिशन में कामयाब हो जाए। इसकी तलाश वो लगातार कर रहे थे और उन्हें फेड्रा के भी बारे में पता चल गया था कि वो भविष्य देखती है। इसीलिए राजा हिपेरियन फेड्रा से पूछताछ करने के लिए उसे भी अपने किंगडम में बुला लेते हैं। हमें तो अब उस किंगडम के दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव दिखाया गया जहां पर एक आदमी रहता था और उसका नाम थीसियस हुआ करता था। थीसियस भी यहाँ राजा की तरह गॉड पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता, क्योंकि आज तक उसने गॉड और ईश्वर को देखा ही नहीं था। बट थीसियस की मदर बहुत ही बड़ी भक्त थी गॉड की। वो अपने बेटे को समझाते रहती कि गॉड इस तरीके से सभी की मदद नहीं करते, बल्कि जब जरूरत होती है तो वो अपने भक्तों की मदद करने तुरंत ही आ जाते हैं। थीसियस की मदर हमेशा ट्राई करती कि अपने बेटे को ईश्वर पर भरोसा दिला दे, बट अफसोस ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं था। थीसियस को तलवारबाजी और फाइटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता था और वो तो एक बहुत ही प्राउड सोल्जर बनना चाहता है। इसीलिए उसे बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस गांव में माना जाता था कि जिस भी औरत का हस्बैंड मर चुका है वो बहुत ज्यादा अपमान वाली बात है और उनकी फैमिली को समाज में इज्जत नहीं मिलेगी। अब उनके गांव का एक लीडर मौजूद था जो अपने सोल्जर को बता रहा होता है कि राजा हिपेरियन की सेना यहाँ पर आने वाली है हमला करने के लिए, तो इसीलिए उन्हें अपने सभी साथियों को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। उनके लीडर ने यही सलाह दी कि हमें सभी लोगों को पहाड़ की दूसरी तरफ ट्रांसफर करना होगा जिससे कि उनकी जान को खतरा न हो सके। बाकी सारे सोल्जर्स भी अपने लीडर की इस बात पर राजी हो जाते हैं, बट डिसाइड किया गया कि दो भाग में वो लोगों को वहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। पहले सारे जवान और ताकतवर लोगों को और फिर बाद में उन सारे बूढ़े और छोटे लोगों को। थीसियस को भी जब ये बात पता चली तो वो ये नहीं चाहता था कि उसकी मदर को दूसरे दिन लेकर जाया जाए, तो इसीलिए वो उन्हें अपने साथ पहले भाग में ही लेकर जाने लगता है। लीडर के कई सारे सिपाही उसे रोकने के लिए चले आए थे, क्योंकि थीसियस को ही जाने की परमिशन थी। थीसियस अपने मदर के बिना नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो उनसे जबरदस्ती करता है। इस बात से वो सैनिक सीधा बोलने लगा कि तुम्हारे फादर नहीं है, इसीलिए तुम सभी बेकार फैमिली में से एक माने जाते हो। इन चीजों की वजह से थीसियस को काफी गुस्सा आया और वो सोल्जर को जाकर मारने लगा। कई सारे सोल्जर्स अपनी तलवार निकाल लेते हैं क्योंकि उनकी टीममेट पर हमला जो हुआ है, बट थीसियस उनसे ज्यादा चतुर था और उसने तलवार उसी सोल्जर के गले पर रखकर उसे मारने की धमकी दी। थोड़ी देर में वहाँ लीडर आ जाते हैं और उन्होंने सभी को यही समझाया कि ये समय लड़ने का नहीं है, हमें जल्द से जल्द लोगों को ट्रांसफर करना होगा। तब जाकर थीसियस उस सोल्जर को छोड़ता है और वहाँ से जाने लगता है।
बट उस लीडर को थीसियस की फाइटिंग स्टाइल और तलवारबाजी काफी पसंद आ गई थी। उन्हें अपनी सेना में इसी तरीके के सोल्जर चाहिए थे। लेकिन थीसियस ने लीडर को साफ मना कर दिया था कि वो उनके लिए काम क्यों करे जब वो लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसलिए थीसियस उनके ऑफर को ना कहकर वहां से चला जाता है। लीडर इस बात से गुस्सा हो चुका था और वो तुरंत ही उस सोल्जर के पास जाकर उसे सेना से निकाल देता है जिसने थीसियस और उसके फैमिली की बेइज्जती की थी। लेकिन अब वो सोल्जर काफी गुस्सा हो चुका था क्योंकि एक आम आदमी के चक्कर में उसकी सेना ने उसे निकाल दिया। वो इतना ज्यादा बदले की आग में घूम रहा होता है कि वो सीधा हिपेरियन के पास चला गया और अब वो अपनी सेना के सारे प्लानिंग के बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है। राजा हिपेरियन तुरंत ही अपने कई सारे सोल्जर्स को उस गांव में भेज देते हैं जो जाकर वहां के लोगों को मारने लगे। इतने अचानक हमला करने के कारण वो सोल्जर्स उनसे फाइट भी नहीं कर पाते। राजा हिपेरियन के सोल्जर्स उन सभी को बुरी तरीके से मारने लगे थे और उन सभी के बीच थीसियस की मदर भी मारी जाती है। थीसियस बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगा लेकिन वो इस समय कुछ कर नहीं सकता था इतने सारे सिपाहियों के बीच। सभी सिपाही अब बचे हुए लोगों को लेकर अपने साथ साम्राज्य में लेकर आने लगे ताकि उनसे काम कराया जा सके। वहीं अब हमें हेवन में दिखाया गया जहां पर सारे गॉड्स जमा थे। उन सभी को यही लग रहा होता है कि उन्हें मिलकर इंसानों की मदद करनी चाहिए क्योंकि उन सभी के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किए जा रहे हैं। अब यही सारी चीजें डिसाइड करने के लिए वो अपने सबसे बड़े गॉड यानी ज़्यूस से बात करते हैं। लेकिन ज़्यूस इस बात के लिए मना कर रहे थे क्योंकि यही उनके बनाए गए रूल हैं कि वो इंसानों के बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लोगों की जान लेना और मारपीट करना ये इंसानों ने ही क्रिएट किया है। तो जब तक कुछ आउट ऑफ कंट्रोल वाली चीजें नहीं आ जाती तब तक गॉड किसी भी इंसानों की चीजों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। यानी अब गॉड ज़्यूस के कहने पर उन सभी को सिर्फ और सिर्फ इंसानों को तड़पते हुए देखना ही पड़ेगा। थीसियस और उसके सभी साथियों को राजा हिपेरियन के सैनिक अपने साथ बंदी बनाकर लेकर जा रहे होते हैं। थीसियस बहुत ही ज्यादा उदास था क्योंकि अभी उसने अपनी मदर को खो दिया है। उसे अपनी पूरी जिंदगी अब अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। अब थोड़े समय के अंदर उन सभी को साम्राज्य के अंदर लेकर आया गया। उस जगह पर फेड्रा भी होती है जो जब आगे बढ़ रही थी तभी उसका पैर थीसियस के पैर से टच हो गया और फेड्रा को वहां पर एक फ्यूचर का विजन आता है। उसमें वो देख पा रही थी कि थीसियस राजा हिपेरियन के साथ मिल चुका है और उसके पास वो मैजिकल बो भी है जिससे टाइटन्स को जिंदा किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। इसीलिए फेड्रा अपने कुछ साथियों से कहती है कि हमें इसी रात यहाँ से निकलना होगा और हमें साथ साथ उस थीसियस नाम के आदमी को भी अपने साथ लेना है क्योंकि फेड्रा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि थीसियस हिपेरियन के साथ मिले। रात होने पर फेड्रा के सभी साथी बड़े चकमा देते हुए सोल्जर्स को मार देते हैं और वहां से भागने लगते हैं। उन्होंने थीसियस को भी अपने साथ ले लिया था। सुबह होने पर जब राजा हिपेरियन को ये बात पता चली तो वो किसी भी हालत में फेड्रा को पकड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने बहुत सारे सोल्जर्स को समुद्री रास्ते पर भेज दिया जो उनका पीछा करके उन्हें मार कर लेकर आए। फेड्रा तो थीसियस और अपने सोल्जर्स के साथ एक दूसरे टापू पर आ चुकी थी जहां पर वो सुरक्षित रह सकते हैं। बट उन्हें नहीं पता कि अभी भी हिपेरियन के सोल्जर्स उनका पीछा कर रहे थे। वहां बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि थीसियस के साथ सभी को मारने की कोशिश कर रहे थे। बट थीसियस अच्छा तलवारबाज होता है। उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए सोल्जर्स से फाइट करना स्टार्ट कर दिया। थीसियस के सामने कोई भी तलवारबाजी में तो जीत ही नहीं पा रहा था। बट उन सोल्जर्स की संख्या ज्यादा थी और वहां से बहुत सारे सोल्जर्स आ भी रहे होते हैं। यानी थीसियस इनसे एक साथ तो लड़ ही नहीं सकता तो उन्हें भागना पड़ रहा था। ऐसा लगता है कि अब वापस से वो कैद हो जाएंगे और इस बार तो राजा हिपेरियन उन्हें छोड़ने नहीं वाले। लेकिन अब हमें हेवन के अंदर समुद्र के देवता दिखाए जाते हैं जो कि उनकी मदद करने के लिए पानी के अंदर कूद गए। ऐसा करने पर समुद्र में बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं। ये लहरें राजा हिपेरियन के सैनिकों को पूरा बहा कर लेकर जा रही थी। थीसियस, फेड्रा और उसके सभी साथी तो वहीं आइलैंड पर रह जाते हैं। यानी समुद्र के देवता ने उनकी मदद की है ये करके। अब हिपेरियन के सैनिक इतने बड़े वेव्स के अंदर मारे तो गए थे, इसीलिए थीसियस और उसके साथियों की जान बच जाती है। सभी उसी टापू पर मौजूद थे और चैन की सांस लेते हैं। थीसियस फेड्रा की तरफ देखते हुए कहने लगा कि ये सारी चीजों के बारे में तुम्हें पहले से ही पता था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा हंस रही होती है। फेड्रा ने इसका जवाब हाँ में दिया और थीसियस को समझा रही थी कि मुझ पर गॉड की देन है, मैं फ्यूचर में होने वाली इंसिडेंट्स को देख सकती हूँ। बट थीसियस को लगता था कि ये सिर्फ भविष्य को देख सकती है, उसे चेंज करने का हक किसको भी नहीं था। थीसियस ने अपने इंटेंशन साफ कर दिए कि वो इन चीजों में विश्वास नहीं रखता और वो गॉड को मानता ही नहीं। थीसियस के हिसाब से जब उसे ईश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो वहां पर थे ही नहीं। थीसियस की मदर को इतनी बुरी तरीके से मार दिया गया पर फिर भी वो उनकी मदद करने नहीं आए। उस मोमेंट के बाद तो थीसियस ईश्वर से और ज्यादा नफरत करने लगा। लेकिन फेड्रा ऐसा नहीं कहती थी। फेड्रा ने थीसियस से एक क्वेश्चन किया कि तुमने अपनी मरी हुई मदर का अच्छी तरीके से फ्यूनरल किया कि नहीं।
क्योंकि थीसियस की मदर ईश्वर में बहुत मानती थी और सारे रीति रिवाजों के साथ उनका फ्यूनरल करना सबसे अच्छा माना जाता था। थीसियस को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अपनी मदर के लिए फेड्रा की बातें मान जाता है। फेड्रा और उसके सभी साथी तुरंत ही उस जगह पर चले गए थे जहाँ थीसियस की मदर की डेड बॉडी होती है। थीसियस बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है अपनी मॉम की डेड बॉडी देखकर। अब अपनी मदर का अच्छी तरीके से फ्यूनरल करने के लिए थीसियस वहां पर आ चुका था। वो तो उनके गांव में मौजूद एक गुफा के अंदर रख देता है और अच्छी तरीके से फ्यूनरल करने की तैयारी करता है। अब जैसे ही वो अंदर ढकेल रहा था तो उनकी बॉडी अच्छे से जा नहीं रही थी। बीच में कुछ पत्थर आ जाते हैं जो इससे रास्ते को ब्लॉक कर रहे थे। इसी वजह से थीसियस अब उन पत्थरों को तोड़ने में बिजी हो गया, क्योंकि जब तक ये पत्थर नहीं टूटेंगे तब तक वो उनकी बॉडी को अंदर नहीं डाल पाएगा। जब थीसियस ने उस पूरे पत्थर को तोड़ दिया तो उसके अंदर वही मैजिकल बो निकलती है। ये वही प्राचीन मैजिकल बो थी जिसकी मदद से टाइटन्स को जगाया जा सकता था। थीसियस जब उस मैजिकल बो को अपने हाथ में लेता है तो अचानक एक लाइट का एरो उसके अंदर आ चुका था। यानी ये सारी चीजें मैजिकल तरीके से हो रही होती हैं। लेकिन अब थोड़ा झटका लगने के कारण थीसियस के हाथ से वो बो नीचे गिर जाता है। उस जगह पर तो एक खतरनाक वॉरियर आ चुका था जो कि थीसियस को मारने की कोशिश करता है। इस वॉरियर को राजा हिपेरियन ने ही भेजा था। उसके पास कई सारे वेपन्स होते हैं जिससे वो थीसियस पर हमला ही करता जा रहा था। लेकिन थीसियस किसी भी तरीके से कंट्रोल में आया और पलटवार करना स्टार्ट किया। थोड़ी देर तक किसी तरीके से फाइट करने के बाद उसने उस वॉरियर को खत्म ही कर दिया होता है। यहाँ बाहर की तरफ फेड्रा और बाकी सोल्जर्स के ऊपर हिपेरियन के सोल्जर्स हमला कर रहे थे। उन्होंने उन सभी को बंदी बनाकर रखा हुआ था। थीसियस भागते हुए जब वहां आया तो उसने देखा कि उसके सभी साथी खतरे में हैं। इसीलिए उसने मैजिकल बो निकाली और उसमें से एरो फायर कर दिया। ये लाइट से बनी हुई एरो एक ही निकलकर कई मल्टीपल पार्ट्स में हो जाती है जितने सैनिक वहां पर थे, और एक ही झटके में उसने दुश्मनों के सैनिकों को मार दिया था। फेड्रा भी अब थीसियस के पास वो बो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थीसियस को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, इसीलिए फेड्रा उसकी हेल्प कर रही होती है। इस मोमेंट के बाद थीसियस को गॉड पर भरोसा होने लगा था, क्योंकि ये अनजान सी चीजें उसने अपनी लाइफ में पहली बार एक्सप्लोर की होती हैं। फेड्रा तो शुरुआत से ही थीसियस को समझा रही थी कि जो भी चीजें हो रही हैं वो गॉड की मर्जी से होती हैं। जैसे कि थीसियस के मदर के मरना उनके लिए अच्छा साबित हो सकता था, और अब तो उनके पास वो मैजिकल बो भी है, यानी वो एक कदम आगे चल रहे हैं। फेड्रा थीसियस का अच्छी तरीके से इलाज कर रही थी और हमें दिखाई देता है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज भी आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फेड्रा अगर किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आएगी तो उसकी फ्यूचर देखने वाली पावर्स खत्म हो जाती थी, और एक तरीके से फेड्रा भी इन सारी एबिलिटीज को पसंद नहीं करती, क्योंकि फ्यूचर देख पाना और उसे बदलना में बहुत फर्क होता है। फेड्रा उन फ्यूचर्स को देखकर भी नहीं बदल सकती, इसका उसे दुख हमेशा रहता। अब अगले दिन वो सभी इकट्ठा होते हैं और आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। वो सभी एक ऐसी जगह पर निकल पड़े थे जहाँ पर राजा हिपेरियन ने फेड्रा की बहनों को कैद करके रखा हुआ था। लगातार ट्रैवल करते हुए वो सभी वहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन उस जगह पर राजा हिपेरियन नहीं थे। राजा हिपेरियन तो अपनी सेना के साथ एक बड़ी दीवारों के पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उस दीवार की दूसरी तरफ टाइटन्स को दफना कर रखा गया था। राजा हिपेरियन किसी भी तरीके से उन टाइटन्स को जिंदा करना चाहते हैं। अब अचानक यहाँ फेड्रा और थीसियस को उसकी बहनों की चिल्लाने की काफी आवाजें सुनाई देने लगी। वो जल्द से जल्द एक लोहे से बने हुए बुल को निकाल रहे थे जिसके अंदर वो तीनों बहनें मौजूद होती हैं। उन्हें बहुत बुरी तरीके से जला दिया गया था और वो ऑलमोस्ट मर भी चुकी थी। उन्हें रेस्क्यू तो किया जाता है, पर राजा हिपेरियन के कई साथी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने जल्द से जल्द थीसियस और सैनिकों पर हमला करना स्टार्ट किया। इतनी भागा दौड़ी में थीसियस के हाथ से वो मैजिकल बो नीचे गिर जाती है। उसी मैजिकल बो को एक पालतू जानवर उठा के लेके भागने लगा राजा हिपेरियन के पास, जो दीवार की दूसरी तरफ थे। और अब वो मैजिकल बो ना होने के कारण थीसियस बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। वो इतने सैनिकों से अकेले नहीं लड़ सकता था। बट अगले मोमेंट में हेवन से कुछ गॉड्स नीचे आ जाते हैं। वो गॉड्स अब यहाँ थीसियस और उसके साथियों की मदद कर रहे थे राजा हिपेरियन के सैनिकों को मारने के लिए। अब यहाँ पर एक गॉडेस ने 2 हॉर्स दे दिए थे, जिनकी मदद से थीसियस और फेड्रा यहाँ से निकलकर दूसरी तरफ जा सकते हैं। वहीं दूसरा गॉड पूरी पावर के साथ हिपेरियन के साथियों को मारता जा रहा था। उनकी स्पीड के सामने ये सैनिक कुछ भी नहीं कर पाते। पर अगले ही मोमेंट में एंट्री होती है गॉड ज़्यूस की। ज़्यूस बहुत गुस्सा थे अपने इन सारे गॉड साथियों से, क्योंकि उन्होंने रूल तोड़ा था। हम इंसानों की इस तरीके से डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते, और अब सजा देने के लिए ज़्यूस ने उस गॉड को जान से मार दिया। गॉड ज़्यूस थीसियस से कह रहे होते हैं कि हम सब अब तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तुम्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी और हमारे विश्वास को बनाए रखना होगा। थीसियस पहली बार गॉड से मिल रहा था और उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी होती है कि गॉड होते हैं कि नहीं। अब वो दोनों उस ब्लैक हॉर्स के ऊपर बैठकर निकल पड़े थे दीवार की दूसरी तरफ। उस जगह पर कई सारे कबीले वाले मौजूद होते हैं, जहाँ पर वो तुरंत ही एंट्री कर रहे थे।
थीसियस तो ग्रीक के एक बहुत ही बड़े गॉड के पास मदद मांगने के लिए गया और उसने राजा हिपेरियन और उन टाइटन्स के बारे में सारी बातें बता दी। बट वो किंग पता नहीं क्यों थीसियस की बातों पर विश्वास नहीं करता है। वो इन्हें कहानियां मानता है और टाइटन्स जैसी कोई भी चीज नहीं होती। ग्रीक के किंग ने कहा कि राजा हिपेरियन अगर यहाँ पर आएंगे तो हम उनसे हाथ मिला लेंगे और उन्हें भरोसा था कि राजा हिपेरियन उन्हें कुछ नहीं करेंगे। वहाँ राजा हिपेरियन को ये पता चल चुका था कि थीसियस और उसके साथियों की मदद करने के लिए खुद गॉड हेवन से यहाँ पर आए थे, यानी गॉड्स ने इंसानों के मामले में दखल अंदाजी कर ही दी। अब राजा हिपेरियन थीसियस से बात करने के लिए अपने एक आदमी को भेजते हैं। वो सोल्जर मैसेज लेकर आया था कि राजा हिपेरियन थीसियस से मिलना चाहते हैं। थीसियस ने वहां जाने का प्लान तो कर लिया था, लेकिन अब फेड्रा उससे कहने लगी कि ये चीजें भी उसने भविष्य में देख ली होती हैं। वो बता रही होती है कि किस तरीके से राजा हिपेरियन थीसियस को मैनिपुलेट करेगा अपने साथ काम करने के लिए, और अगर थीसियस ने ये हाँ कर दी तो चारों तरफ तबाही होगी। बट थीसियस ऐसा नहीं करता। उसके हिसाब से राजा हिपेरियन उसका दुश्मन है, क्योंकि उसने थीसियस की मदर की जान ली है। चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी तरफ से कभी नहीं लड़ेगा। उस सोल्जर के साथ थीसियस सीधा चला जाता है राजा हिपेरियन के पास। राजा हिपेरियन चाहता था कि वो थीसियस को जान से मार दे, लेकिन इस तरीके से उसके सोल्जर किसी को नहीं मार सकते थे। राजा हिपेरियन थीसियस को सच में अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उसे बहुत सारे पैसे भी देगा, यहाँ तक कि वो उसे इमॉर्टल भी बना देगा। लेकिन थीसियस का दिमाग पहले से क्लियर था और वो किसी भी हालत में राजा हिपेरियन की सेना में शामिल नहीं होगा। उसने हिपेरियन का ऑफर ठुकरा दिया और वहां से उन्हें नीचे दिखाते हुए चला आया। थीसियस के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा था राजा हिपेरियन के प्रति। वो तो अब वहां से सीधा फेड्रा के पास आ जाता है। थीसियस इस समय बहुत डर रहा था और वो फेड्रा से कहता है कि गॉड द्वारा दिए गए इस काम को वो पूरा भी कर पाएगा कि नहीं। बट फेड्रा उसे समझा रही थी कि तुम्हें गॉड के डिसीजन पर भरोसा करना होगा। अब अगले दिन उन्हें पता था कि राजा हिपेरियन उन पर हमला करने के लिए जरूर आएंगे, बट इससे पहले उन्हें वो बड़ी सी दीवार पार करके दूसरी तरफ जाना होगा। उस दीवार को तोड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन राजा हिपेरियन के पास वो मैजिकल बो होती है जिसकी मदद से अब उसने फायर कर दिया। इसी फायर की मदद से वो दीवार पूरी तरीके से टूटने लगी। दूसरी तरफ थीसियस और उसकी बड़ी सेना होती है जो उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ तो रही थी, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल देखकर वो सभी सिपाही थोड़ा डर जाते हैं। उस मोमेंट पर जाकर थीसियस ने सभी सैनिकों को समझाया। वो उन्हें मोटिवेट कर रहा था कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर हम एक साथ मिल जाएं तो उन्हें खत्म कर सकते हैं। वो भी हमारी तरह इंसान है और एकजुट होने पर हम जीत ही जाएंगे। थीसियस के इन सारी बातों से सभी सोल्जर्स बहुत मोटिवेट हो गए और वो फाइट करने के लिए चल पड़ते हैं। हमें तो अब राजा हिपेरियन दिखाए गए जो कि उस ग्रीक के राजा से मिल रहे थे। दूसरा किंग तो यहाँ हिपेरियन से बातचीत करने के लिए सोचता है, पर हिपेरियन सिर्फ और सिर्फ टाइटन्स को जिंदा करना चाहता था। उसने दूसरे राजा को जान से मार दिया और मैजिकल बो की मदद से उस गुफा के अंदर घुस गया। एक बहुत ही बड़े मैजिकल केज के अंदर उन टाइटन्स को रखा गया था और अगर उस बो की पावर से उस पर प्रहार किया जाए तो टाइटन्स जिंदा हो जाएंगे। राजा हिपेरियन उस बो को चलाने ही वाले होते हैं, लेकिन वहां पर थीसियस और उसका एक साथी उसे रोकने के लिए आ गया। बट शायद काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि राजा हिपेरियन ने वो फायर कर ही दिया था। उस जगह पर एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे सभी दूर जाकर गिरे। सबसे चौंकाने वाली बात होती है कि वो खतरनाक टाइटन्स जिनकी क्वांटिटी कभी खत्म नहीं होने वाली, वो अब अपनी कैद से आजाद हो चुके हैं। वो इतने खौफनाक थे कि किसी को भी पकड़कर कच्चा चबा जाए। अब यहाँ थीसियस का एक सोल्जर के पास वो मैजिकल बो होती है जिसकी मदद से वो टाइटन्स को मार तो रहा था, पर थोड़ी देर के अंदर बहुत सारे टाइटन्स उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे कच्चा चबा जाते हैं। थीसियस बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि वो इस कंडीशन को कैसे हैंडल करेगा। एक तरफ वो अकेला था और दूसरी तरफ पूरे टाइटन्स की सेना। बट अब थीसियस की मदद करने के लिए हेवन से सारे गॉड नीचे आने लगे। उन सभी गॉड में ज़्यूस भी शामिल होते हैं, जो कि अब पूरी तरीके से कन्विंस थे कि हमें इंसानों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब उनके कॉम्पिटिटर्स यानी कि टाइटन्स आ गए थे। इसीलिए अब ज़्यूस ने अपने गॉड साथियों को उन पर हमला करने के लिए कहा। सभी गॉड्स अपनी अपनी पावर का यूज करके उन टाइटन्स को मारने लग जाते हैं। ज़्यूस ने तो सबसे पहले उस मैजिकल बो को तोड़ा जिसकी मदद से कोई भी ताकतवर ना बन जाए, लेकिन वो सारे गॉड ये नहीं जानते थे कि उन टाइटन्स को जितने बार मारा जाए वो डबल होते जाते थे। उनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि एक गॉड के ऊपर 100 से ज्यादा टाइटन्स हमला कर रहे होते हैं, और ये उनके लिए नेगेटिव पॉइंट था क्योंकि कई गॉड इसमें मारे गए। वहीं थीसियस हिपेरियन से लड़ाई कर रहा होता है और उन दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ी फाइटिंग चालू थी। हिपेरियन हर तरीके से कोशिश करता है थीसियस को मारकर खत्म करने की। उसने थीसियस को काफी घायल भी कर दिया था, बट थीसियस इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। गॉड ज़्यूस ने देखा कि उसके कई साथी मारे जा चुके हैं और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये इसी तरीके से जंग जीत जाएंगे। गॉड ज़्यूस ने अब अपनी पूरी पावर लगा दी और वहां मौजूद इतनी बड़े बड़े स्टैचूज को नीचे गिराने लगे। ये सब इसीलिए ताकि वो सारे टाइटन्स जमीन के अंदर
पर हमेशा के लिए दब जाएं। वहीं दूसरी तरफ थीसियस ने हिपेरियन को मारते हुए उसे खत्म कर दिया था। वो तो उसे अंत में हमेशा के लिए मारकर अपनी मदर का बदला ले लेता है। गॉड ज़्यूस तो अपने घायल साथियों को वहां से हेवन की तरफ लेकर चले गए थे और उस पूरे गुफा को तबाह करके बंद कर दिया था। वहां फंसे हुए थीसियस को भी हेवन में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब साफ था कि थीसियस को भी गॉड का दर्जा दे दिया गया है। उस जगह पर थीसियस के जितने भी साथी थे वो बाहर आ जाते हैं और बुराई की हार हो चुकी थी। अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद यहाँ कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। लोगों ने तो थीसियस को गॉड मानकर उनकी मूर्तियां बना ली थी और उनकी पूजा करते थे। हमें पता चला कि थीसियस और फेड्रा का एक बच्चा भी होता है जो कि अपने ही फादर की मूर्तियां देख रहा था। फेड्रा के बेटे के पास भी उसकी तरह फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती है। जब वो बच्चा अपने फादर के स्टैचू को छूता है तो उसे फ्यूचर के विजन आते हैं जिसमें वो देख पा रहा था कि अच्छाई और बुराई के खिलाफ हेवन में एक बड़ी जंग होगी। ये सारी चीजें देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक गया। वहां पर एक बूढ़ा आदमी भी आता है जिसने कि थीसियस को ट्रेनिंग दी थी और अब वो जाकर थीसियस के बेटे को भी ट्रेनिंग देने वाला है आगे आने वाले खतरे के लिए। बाद में थोड़ी सच्चाई पता चलती है कि ये ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि ज़्यूस का ही रूप है जो इंसानों को हर वक्त गाइड किया करते थे। यानी आगे चलकर एक बहुत ही बड़ी जंग होने वाली है जिसमें वो थीसियस के बेटे को लड़ाई के लिए तैयार करेंगे। हमारी भी कहानी इसी तरीके से खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।